वेलकम टू थर्ड आइज। तीसरी आंख में आपका स्वागत है। रामदेव जी विज्ञान व तर्क को बकसकर अपने काम से काम रखिए। एम्स के डॉक्टर द्वारा एक बड़े कारोबारी संस्थान के मालिक रामदेव को लिखा गया एक पत्र है। पत्र इस तरह लिखा गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, तो बने रहेंगे आप तीसरी आंख में। ये 1.5 आंख के बाबा को जो पत्र लिखा गया है एक डॉक्टर के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे। प्रिय रामदेव यादव जी, पहली बात, सबसे पहले तो यह कि मैं आपके नाम से पहले बाबा नहीं लगा रहा हूँ। इसका सीधा सा कारण है कि मेरे लिए बाबा शब्द फरीद शाह, बुल्ले शाह और रहमान बाबा जैसे लोगों के लिए है। मेरी ईमानदार राय यह है कि समय भू बाबा होना आप जैसे सफल बिजनेसमैन के लिए दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बाबा, बाबा फरीद गंज ए शंकर ने कभी कहा था कि अगर तुम संत होना चाहते हो तुम्हें राजा के परिवार से दूर रहना चाहिए। बहरहाल, मैं आपके द्वारा हाल ही में एलोपैथी और उसके चिकित्सकों का मजाक उड़ाए जाने पर आता हूँ। मैं आपके इस अघोषित उपहास के पीछे की कुंठा को समझ सकता हूँ। आखिर एक बीमार इंसान किसी भी शिफा यानी इलाज देने वाले के लिए सबसे आसान दांव होता है। यहाँ शिफा देने वाले से मेरी मुराद शिफा के सारे तौर तरीके वालों से है। इस देश के कमजोर बीमार जिसे सरकारों ने वास्तव में पराया कर रखा है, वो शिफा देने वाले पैसा लूटने का मौका मान सकते हैं, क्योंकि आपके सीधे सरल शब्दों में बात करना पसंद है। तो यह वैसा ही है जैसे शिकारी कुत्ते को मांस की खुशबू आ जाए। बेशक इस वैश्विक महामारी ने ऐसे शिकारी कुत्तों के लिए खासा मांस उपलब्ध करवाया है कि आएं और दावत उड़ाएं। पर रामदेव जी, शिकारी कुत्ते भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वे अपनी ताकत और खास बात यह है कि अपनी सीमाओं और कमजोरियों की भी इज्जत करते हैं। यह अलग बात है कि शिकारी कुत्तों से भी पूरे सियार होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि यह अलग बात है कि शिकारी कुत्तों से भी बुरे सियार होते हैं। वो एक कायर होते हैं जो भूख के समय चीखते हैं, गुस्से के समय चीखते हैं, जो अपने दुश्मन को अपने से ताकतवर जानकर चीखते हैं और अध खाए मुर्दे लाश को लेकर चले जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम सियारों की तरह तो न पेश आएं। अपने एलोपैथी और डॉक्टर की जिस बेहुदा तरीकों से निंदा की है, उससे मेरा ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि आपके अहंकार का सही रूप इस समय बाहर आ गया है और आप उसमें बह गए हैं। आप जैसे मूर्ख व्यवसायी से ऐसी टिप्पणियों के अलावा उम्मीद भी क्या की जा सकती है? या आप इतने नादान थे कि आपको मेरी बिरादरी की प्रतिक्रिया का आभास नहीं हो? मुझे नहीं लगता कि आप इतने बेवकूफ हैं यादव जी। आपकी तरह सब अपने हितों की रक्षा करते हैं, डॉक्टर्स भी। आइए वीडियो में कई बात को रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। आपकी एलोपैथी और डॉक्टर को लेकर कही गई बातें अवैज्ञानिक तो थे ही, आपकी जिहालत की महक भी दे रही थी। नफरत से भरी जिहालत। जब जिहालत नफरत से जुड़ती है, इतना खतरनाक रसायन बनती है कि नफरत करने वालों को भी झुलसा देती है। सच तो यह है कि आपकी तरफ से ऐसी जिहालत मैंने कई मौकों पर देखी है, पर उसकी बात आज करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप पहले से ही अपनी बेवकूफाना टिप्पणियों की वजह से इतने दबाव में हैं। तो बेहतर है कि यह बात करें कि आप मेरी बिरादरी से क्यों माफी मांगेंगे, और तो भी तब जब पेशेवर एलोपैथ देश के स्वास्थ्य मंत्री से आपकी दोस्ताना नजदीकियां है। आपके द्वारा एलोपैथी की निंदा में मुझे केवल आप में ज्ञान की कमी ही नहीं, मिथ्या आत्म प्रशंसा यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की भी झलक मिल रही है। आप अपने आयुर्वेद के विज्ञान के लिए इतने परम भाव में हैं कि मुझे आप पर संदेह हो रहा है।
परंभाव यानी श्रेष्ठता बोध तार्किकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के आपके दावे हास्यास्पद हैं रामदेव जी। आपको एहसास भी है कि आप कैसे पूरी दुनिया के लिए मजाक का विषय बन गए हैं कि आप कई वीडियोज में ब्लड कैंसर को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। हाँ, यह मुमकिन है कि ब्लड कैंसर के कुछ मरीज आपकी देखरेख में राहत पाने लगे हों, पर इलाज का ऐसा पक्का दावा कोई मूर्खता से कम नहीं है। मुझे पता है कि आपके ऐसे दावों के पीछे आपके आर्थिक हित हैं, पर सोचिए आपके इस परम भाव से आपको और आपके 9,500 करोड़ के साम्राज्य को क्या मिलेगा। इसलिए मैं आपको एहतियात बरतने की सलाह दूंगा। बड़े बड़े दावे चाहे आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी ही क्यों ना करे, को जांच और वैधता की जरूरत होती है, पर आपका यह परम भाव आपके क्षेत्र और शब्दों के खतरे में डाल देता है। जब हम सब संदेह की दुनिया के बासिंदे हैं। डॉक्टरों से सवाल पूछना जायज है, पर विज्ञान की कसौटी पर कसे बिना उनके कामों के बारे में नतीजे निकालना पाप है। उदाहरण के तौर पर मेरे बहुत से लीवर स्पेशलिस्ट दोस्त गिलोय रसायन के घातक प्रभाव के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल आपकी जादुई दवा कोरोनिल में होने की जानकारी मुझे मिली है। वे लीवर पर गिलोय के महत्वपूर्ण टॉक्सिक असर देख रहे हैं, पर वे अपने नतीजों को जांच रहे हैं। वे उनकी वैधता का इंतजार कर रहे हैं। अपने नतीजों को दुनिया के सामने पेश करने से पहले वे अपनी ही धारणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। एलोपैथी ऐसे ही अपना काम करती है रामदेव जी, ऐसे ही विज्ञान अपना काम करता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं जानता हूँ कि आपके दिल में कहीं एलोपैथी और विज्ञान के लिए गहरा आदर है, वरना आप हर बार किसी बीमारी के इलाज के दावे के समय एलोपैथी के डॉक्टर को स्टेज पर क्यों बुलाते भला। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिनमें आप डॉक्टर से अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कहते हैं। वाकई अजीब बात है। ये मेरे और आपके क्षेत्र के बीच की लड़ाई ही नहीं है। अगर आपके हित आर्थिक हैं भी तो विज्ञान और तर्क की जीत होनी चाहिए। मैं विज्ञान के साथ हूँ और विज्ञान ने मुझे यही सिखाया कि अपनी धारणाओं पर संदेह करूं, परमभाव को खारिज करूं और तथ्यों को जांच के लिए पेश करूं। मेरा ख्याल है कि अपने क्षेत्र के ऐसे बेहद सफल बिजनेसमैन के रूप में आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विज्ञान और तर्क को आप हमारे लिए रहने दीजिए। याद रखिए कि इतिहास किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो अनैतिक डॉक्टर हों, अनुयायी शासक या ढोंगी बाबा। खबर कैसी लगी? चैनल पर बने रहेंगे। ये तीसरी आंखें हैं। कमेंट पे अपनी राय दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। फिर मिलेंगे आपको हम एक नई खबर पर। परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में। मेरी उम्र गुजर रही है इस काले कैद खानों में। परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, मेरी उम्र गुजर रही है इस काले कैद खानों में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेते चलते हैं महाराष्ट्र के उस जेल खाने में जहां 26 कैदियों ने पैरोल लेने से किया इनकार। अब क्यों किया इनकार, तो उस पर भी हम कहेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहेंगे चैनल पर कि कैदी आखिर जेल में ही क्यों रहना चाहता है और जेल को ही क्यों मुकद्दर बना रखा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय देना अंत में ना भूलें। तो बने रहेंगे चैनल पर। महाराष्ट्र के विभिन्न जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य के गृह विभाग ने जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने के अलावा कई अन्य फैसले लिए थे। हालांकि जेल के अधिकारियों ने बताया कि जिन कैदियों को पैरोल दी गई है उनका मानना है कि बाहर जाकर रोजगार ढूंढने में अगर वे नाकाम रहे तो आर्थिक परेशानियों के इस दौर में अपने परिवार पर ही वह बोझ बन जाएंगे। कोविड-19 की स्थिति के कारण महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कम से कम 26 दोषियों को आपातकालीन पैरोल मिलने वाली थी।
लेकिन कैदियों ने यह सुविधा लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे घर जाकर अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। इनमें से कुछ की चिंता है कि वे कोविड लॉकडाउन के दौरान जेल के बाहर जिंदा कैसे रहेंगे, वहीं बाकी बस अपने जेल के समय को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ कैदियों ने कहा कि वे अपनी सजा पूरी करने के बाद ही जेल से बाहर जाना चाहते हैं। कैदियों का मानना है कि बाहर जाकर वे रोजगार ढूंढने में नाकाम रहे तो आर्थिक परेशानियों के इस दौर में अपने परिवार पर ही बोझ बन जाएंगे। महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य के गृह विभाग ने जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने के अलावा कई अन्य फैसले लिए थे। राज्य सरकार की ओर से गठित एक समिति की ओर से की गई समीक्षा में इस बात का पता चला है कि कुछ कैदी पैरोल की सुविधा लेने के इच्छुक नहीं हैं। नवी मुंबई के तलोजा केंद्रीय कारागृह में धोखाधड़ी के मामले में बंद उड़ीसा के एक कैदी ने पैरोल की सुविधा लेने से इनकार करते हुए अधिकारियों से कहा कि यदि आप आपातकालीन पैरोल पर वह बाहर जाता है तो अपने परिवार पर ही बोझ बन सकता है। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अधीक्षक ने भी बताया कि वह वहां के 2 कैदी पैरोल के पात्र हैं, लेकिन वे बाहर नहीं आना चाहते। गौरतलब है कि पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया था कि अधिकतर कैदी जेल में ही रहना चाहते हैं। एक जेल अधीक्षक ने हमारे रिपोर्टर को बताया, कुछ कैदी जो पैरोल के पात्र हैं ने हमें बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान नौकरी या आजीविका के किसी अन्य साधन के न होने को लेकर आशंकित हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ओडिशा के 30 वर्षीय कैदी जिसके मुंबई की जेल में 5 साल की सजा बची है, उसे अपने परिवार पर बोझ बनने का डर है। अधीक्षक ने कहा, उसने हमसे कहा कि वह जेल में अपने काम के लिए मजदूरी अर्जित करता रहेगा। एक अन्य मामले में कुछ महीने पहले आपातकालीन पैरोल पर रिहा हुए एक विचाराधीन कैदी ने पिछले महीने पश्चिमी महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में कैदियों के लिए काम करने वाले संगठन वरहद के संस्थापक अध्यक्ष रविंद्र वैद ने कहा, आत्मसमर्पण करने के बाद उसने हमसे अपनी मां के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। वैद ने कहा, हमने 500 से अधिक कैदियों या उनके परिवारों को सूखा राशन प्रदान किया है जो लॉकडाउन के दौरान कमाने में सक्षम नहीं थे। उनमें से कई को हाल ही में रिहा किया गया था और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें एक बोझ के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि महामारी शुरू होने के बाद से धन की कमी के कारण कैदियों तक पहुंच भी सीमित हो गई है। उन्होंने कहा, हमें लगातार कैदियों के फोन आ रहे हैं, कई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कुछ को उनके परिवारों ने अपराध की प्रकृति के कारण स्वीकार नहीं किया है या कोविड के डर से अपने गांवों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। आश्रय गृहों में उन्हें रखकर उनकी मदद की गई। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों के पास वापस जाने या किसी सामाजिक समर्थन के लिए परिवार नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि कम से कम उन्हें जेल में चिकित्सा सुविधा मिलेगी या उन्हें किसी सार्वजनिक अस्पताल में ले जाया जाएगा। मालूम हो कि पिछले साल कोविड महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़ भाड़ कम करने का आदेश दिया था। इसके बाद से महाराष्ट्र की 46 जेलों से 10,000 से अधिक कैदियों को आपातकालीन पैरोल और अस्थायी जमानत पर रिहा किया गया है। पिछले महीने दूसरी लहर के दौरान 68 कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया। महामारी शुरू होने के बाद से राज्य के जेल विभाग ने कोविड-19 संक्रमण के 4,961 मामले दर्ज किए हैं। 4,049 कैदी और 912 कर्मचारी और इससे 13 कैदियों और 9 कर्मचारियों की मौत हुई है। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। हम मिलेंगे फिर आपको एक नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।